नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। आज एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम ने आज राष्ट्रीय जनता दल को अल्टीमेटम दिया कि आप किसी भी कीमत पर आप ओवैसी की पार्टी से एआईएमआईएम से तालमेल कीजिए। उन्होंने कहा कि हम तालमेल करके लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, हमें हमारे हिस्से की सीटें मिल जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध से पहले पांडव 5 गांव तक मांग रहे थे, कौरवों ने देने से मना किया। आप अगर हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो आपका ही नुकसान होगा, तब तो यह महाभारत होगा। मतलब क्या है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव को अख्तरुल इस्लाम का प्रस्ताव मानना चाहिए, क्या तेजस्वी यादव को ओवैसी की पार्टी के साथ तालमेल करने में फायदा है, या फिर तेजस्वी यादव के पास विकल्प क्या क्या होते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि ओवैसी की पार्टी ने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया क्यों। इसके पीछे मकसद है। इसके पीछे मकसद को समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो निष्कर्ष एक ही निकल कर आता है। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के में शामिल होना नहीं चाहती, लेकिन जब चुनाव में जाएगी ओवैसी की पार्टी, विधानसभा चुनाव में अक्टूबर नवंबर महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, तो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये आरोप लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि ये सेकुलर वोट काटने के लिए आए हैं, मुसलमानों का वोट काटने के लिए आए हैं। उस समय का जवाब तैयार किया जा रहा है। सबसे पहला इसके पीछे मकसद नंबर 1 यही है कि उस समय में ओवैसी को यह कहने में के लिए होगा कि हम तो भाई 10 सीटें हमने मांगी थी, लेकिन इन्होंने 10 सीट देने से मना कर दिया। उदाहरण देकर ओवैसी बताएंगे कि यादवों को तो ये 50 सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ाते हैं, मुसलमानों को मुसलमानों की आबादी के अनुसार सीटें नहीं देते, बल्कि यादवों को यादव की आबादी से अधिक सीटें देते हैं। ये आरोप लगाएगी राष्ट्रीय जनता दल पर, तेजस्वी यादव पर, और इसी के नाम पर विशेष रूप से सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी वोट मांगेगी और वोट काटने का लगातार प्रयास होगा। आपको पता है 2020 के भी विधानसभा चुनाव में 5 सीटें ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती, 5 के 5 सीमांचल में था। अब इस बार ओवैसी की पार्टी का टारगेट है, वैसे 5 में से जो 4 विधायक थे वो राजद में चले गए थे तब जब राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की सरकार में शामिल था। तो अब इस बार जो ओवैसी का लक्ष्य है कि 5 को कम से कम डबल डिजिट में कन्वर्ट किया जाए। पिछली बार भी 4 सीट पे जो रनर अप थे दूसरे नंबर पर आए थे, तो 9 सीटें हो गई, तो 10 सीट जीतने की मंशा है, टारगेट है ओवैसी की पार्टी का। उनको लगता है कि बिहार में जब इस बार हंग असेंबली बनेगी, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा, और जब किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा तो 10 सीट पर बहुत बड़ा खेल हो सकता है। किंग नहीं तो किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। और लगातार इस बात की चर्चा ओवैसी और ओवैसी की पार्टी के लोग लगातार करते आ रहे हैं। विशेष रूप से उनके प्रवक्ता जो है आदिल हसन, वो लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई बिहार में जब सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, यादवों से भी अधिक आबादी है, तो फिर मुसलमानों का सीएम और डिप्टी सीएम क्यों नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी की नज़र 10 सीटें जीतकर बिहार में पावर जब सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो क्या उस समय खेला किस स्तर पर करेंगे, मुख्यमंत्री की बात करेंगे, डिप्टी सीएम की बात करेंगे ओवैसी, तो इस पर नजर बना के रखनी होगी। तो अब तेजस्वी यादव के पक्ष में क्या है, ये तो ओवैसी की रणनीति समझ में, ओवैसी कुछ भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरा डिप्टी सीएम बनाओ, 10 सीटें जीतने के बाद मेरा मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कर सकते हैं, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। आपको पता है 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। रामविलास पासवान के पास मात्र 29 सीट था और 29 सीट के बल पे वो कह रहे थे कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए तो हम समर्थन देंगे, अन्यथा हम किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ, फरवरी वाला विधानसभा भंग हो गया, अंतोगत्वा दोबारा नवंबर में 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार बहुमत के साथ सरकार बना पाए।
तो ये ऐसा इतिहास रहा है। तो ऐसा खेल दोबारा हो सकता है। अगर हंग असेंबली की स्थिति बनी, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तो उस समय में ओवैसी की पार्टी कोई खेल कर सकती है। आप याद कीजिए, न केवल बिहार विधानसभा चुनाव बल्कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस समय भी चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी और ओवैसी की पार्टी के लोगों ने लगातार इस बात की चर्चा की थी कि जब मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है तो और मुसलमान लगातार सेकुलर दल को वोट करता आ रहा है। ओवैसी लगातार कहते हैं कि उनकी शिकायत बीजेपी से कम है। बीजेपी तो खुलेआम कहती है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, इसलिए मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती। लेकिन मुसलमान जिसे वोट देता है, जब वो भी उम्मीदवार नहीं बनाता और वो जिताता नहीं और फिर पद नहीं देता उनकी आबादी के अनुसार, तो उसकी बात की चर्चा ओवैसी करते हैं लगातार, और उसी मुद्दे के आधार पर उनको समर्थन भी मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में तो खैर चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन बिहार में पिछली बार मिला था सफलता, 5 विधानसभा सीटें जीत पाए थे। तो इसीलिए इस बार ओवैसी की पार्टी का मनोबल थोड़ा जो है वो बढ़ा हुआ है। उनकी अपेक्षा है कि डबल डिजिट में पहुंचे। और तेजस्वी यादव के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं अगर इस प्रस्ताव को, तो तेजस्वी यादव के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। जब बात ओवैसी की पार्टी या ओवैसी इस बात की करते हैं कि मुसलमानों को आप सीटें नहीं देते, चुनाव लड़ाते नहीं, उम्मीदवारी कम देते हैं, मंत्रिमंडल में जगह कम देते हैं, तो तेजस्वी यादव की मजबूरी को ओवैसी शायद समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे इस बात में शक है। तेजस्वी यादव की मजबूरी ये होती है कि जब तेजस्वी यादव मुस्लिम उम्मीदवार बनाते हैं अधिक संख्या में, तो भारतीय जनता पार्टी को राजद पर मुस्लिम समर्थक होने का आरोप लगाने का मौका मिल जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि कई विधानसभा सीटें, कई लोकसभा सीटें जहां पर कि आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवार मुस्लिम वर्ग से होते हैं, वहां पर उसके खिलाफ पूरे हिंदू समाज की गोलबंदी हो जाती है। और उस गोलबंदी में यादव जाति के लोग भी राजद के मुस्लिम उम्मीदवार को, कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार को, महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देते और वो बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों को वोट दे देते हैं, विशेष रूप से बीजेपी को। जहां जदयू के उम्मीदवार होते हैं वहां ऐसी गोलबंदी नहीं होती, लेकिन जहां बीजेपी का उम्मीदवार होता है वहां पर गोलबंदी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, इसी बार अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो 4 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पर कि महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। कटिहार, किशनगंज। कटिहार और किशनगंज दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मुसलमान उम्मीदवार थे और उनका मुकाबला किससे था? जदयू के उम्मीदवार से था। किशनगंज में मास्टर मुजाहिद से और कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी से, जदयू के उम्मीदवार थे। इसीलिए जदयू के उम्मीदवार थे तो इसीलिए वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ गोलबंदी नहीं हुई, पोलराइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अररिया में जहां मुसलमान उम्मीदवार थे आरजेडी के, और जहां मधुबनी में जहां आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार थे, और मुकाबला किससे था? बीजेपी से था। अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह और मधुबनी में बीजेपी के अशोक कुमार यादव। वहां पर क्या हुआ? वहां पर आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ पूरा का पूरा हिंदू गोलबंदी हो गई। और इसीलिए अररिया में जहां लगभग 48% मुसलमान मतदाता हैं वहां बीजेपी जीत गई। अली अशरफ फातमी जैसा माने बहुत पुराने मुस्लिम नेता चुनाव हार गए मधुबनी में। तो ये जो फेनोमेनन है, जो जिस प्रकार की चला आ रहा है चुनाव में, उसके कारण तेजस्वी यादव डरते हैं। अब सब कल्पना कीजिए कि अगर ये तो स्थानीय स्तर पर होता है कि जिस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार आरजेडी का मुसलमान होता है वहां गोलबंदी हो जाती है। लेकिन अगर आरजेडी ने एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया तो ये बात सही है कि मुसलमान का वोट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा? ये सबसे बड़ा डर जो सता रहा है तेजस्वी यादव को कि उसका परिणाम क्या होगा। अभी जो पोलराइजेशन होता है वो होता है विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर। लेकिन जब ओवैसी की पार्टी से राज्य स्तर पर गठबंधन कर लेंगे तेजस्वी यादव,
तब अगर गोलबंदी अगर राज्य स्तर पर हो गया अगर, तो फिर क्या होगा? तब तो तेजस्वी यादव के लिए 2 दर्जन सीटें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। केवल सीमांचल के 2 दर्जन विधानसभा सीटें आप कह लीजिए, तो इसके अलावा अगर यह मामला चला गया कि ओवैसी से गठबंधन है तेजस्वी यादव का, तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होगी वो तेजस्वी यादव को ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज यही है कि इसका अनुमान लगाना, अब क्या लगा पाते हैं तेजस्वी यादव, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बना के रखिए। लेकिन मोटे तौर पर स्थिति यही है कि ओवैसी की पार्टी के साथ जाना न जाना, ये तेजस्वी यादव का जो थिंक टैंक है वो विचार जरूर कर रहा होगा इस प्रस्ताव पर, लेकिन इस प्रस्ताव का जो नफा नुकसान होना है ये तो तय बिहार की जनता करेगी आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।